वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। उत्तर लेखन पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे होंगे। मैं बार बार आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि कीवर्ड्स लिखते रहिए, रिविजन करते रहिए। ये वीडियो GS 6 का पॉइंट नंबर 15 होगा, हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो। इसमें हम देखेंगे प्रदेश का परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल डिटेल में। जितने भी सड़क मार्ग है, आपका वायु मार्ग है और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जो लोग डेडिकेटेड आंसर राइटिंग करना चाहते हैं वो हमारा आंसर राइटिंग का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। UPPCS मेंस 2023 के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू हो चुका है, ऑलरेडी चल रहा है, बहुत बेनिफिट भी मिल रहा है उसको, और जो बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है उन सबको। आंसर राइटिंग बहुत अच्छी चल रही है उसमें, तो आप लोग सिर्फ आंसर राइटिंग का, सिर्फ निबंध लेखन का, या जो लोग 2024 टारगेट कर रहे हैं, जो एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक तैयारी चाहते हैं, शुरुआत से सिलेक्शन तक जाना चाहते हैं, वो हमारा 2024 का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारियों के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य चेक करें, दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए GS 6 पॉइंट नंबर 15 हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो GS 6 का पॉइंट नंबर 15 है, ये हिंदी मीडियम का वीडियो है। उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र, हमारा जो पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उत्तर प्रदेश का, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जरूरत क्यों है? ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से आती है कनेक्टिविटी, जुड़ाव, और उस जुड़ाव के फायदे क्या हैं? आप कोई भी सेक्टर उठा के देखिए। पहली चीज, सामाजिक जुड़ाव बढ़ता है, मतलब सोशल कनेक्टिविटी एक बढ़ने लगती है। सामान की आवाजावी, गुड्स, कमोडिटीज, ठीक है। आपकी पूरी अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस पे निर्भर करता है? वहां का ट्रांसपोर्टेशन कैसा, लोगों का आना जाना, सामान का आना जाना, सोशल, मेंटल, कल्चरल, कोई भी स्तर पे आप देखेंगे अगर, तो आप पाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन से ही तो सब कुछ हो रहा है। चाहे खबर कैसे पहुंच रही है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी ट्रांसपोर्टेशन से ही पहुंच रही है। अब वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन का, पोर्टल मीन्स हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन ट्रांसपोर्ट तो हो रही है ना चीज एक जगह से दूसरी जगह। अब हम बातचीत कर रहे हैं तो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बात। तो हर चीज का, जो कोई भी आप स्टेट मान लीजिए, किसी कोई राज्य का हिस्सा है, कोई आपका देश का हिस्सा है, या कोई दुनिया का हिस्सा है, वो आपस में हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए, जुड़ाव बढ़ना चाहिए। वो जुड़ाव कैसे बढ़ता है? वो जुड़ाव बढ़ता है एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन से। तो एक अच्छा ट्रांसपोर्ट, एक अच्छा परिवहन तंत्र होना, प्रधानमंत्री बात करें गति शक्ति की, है ना। तो क्यों बात की जा रही है कि अगर इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होगा तो उससे हर एक सेक्टर पे, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट आपने उद्योग देखे थे जब हमने इंडस्ट्री वाला टॉपिक करा था, तो उसमें अगर आप देखें, एक तो आपका इंडस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर, इन दोनों को बढ़िया कैसे कर सकते हो आप? इन दोनों को लोगों तक अच्छे से कैसे पहुंचा सकते हो आप? इन दोनों में ही विकास कैसे कर सकते हो आप? बेहतर ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, समझ आई इतनी बात? तो इंट्रोडक्शन में आप ये सब चीजें लिखोगे तो आप पाओगे कि कितना ज्यादा जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन। हर कुछ निर्भर कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे। कोई भी, मान लीजिए आप बहुत ही दूर दराज का इलाका है, और ट्रांसपोर्टेशन का और क्या सबसे कमाल का इस्तेमाल? नेचुरल कैलामिटीज, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, उसमें भी तो ट्रांसपोर्टेशन ही सबसे जरूरी रोल प्ले करता है। एक आपका ये बहुत जरूरी काम हो गया। कोई स्थान है, कोई क्षेत्र है, कोई राज्य है, कोई देश है, उसका विकास किस पे निर्भर करेगा? उपलब्ध परिवहन अवसंरचना पे, जो अवेलेबल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे, काफी नहीं ज्यादातर हद तक ही उसी पे निर्भर करेगा।
आप देखो उत्पादन है, विनिर्माण है, सेवा क्षेत्र है, इन तक सभी में परिवहन अवसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है सबसे। तो अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भी आधुनिक समय में एक्सप्रेसवे हैं यहाँ पे, अब औद्योगिक गलियारे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स देखे थे हमने, डिफेंस कॉरिडोर भी देखा था हमने, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है ना, शैक्षिक और चिकित्सा उत्कृष्टता के केंद्र। जाहिर सी बात है बच्चे फिर दूर दराज से पढ़ने आएंगे, उसके लिए अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। और स्वदेशी उत्पादों के निर्यातक के, जो आपका इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर के हिसाब से हम अगर बात कर रहे हैं, तो अपने नेटवर्क के साथ देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक के रूप में उभर कर आ रहा है। इट इज अ मेजर ड्राइवर इन कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश में आप देखेंगे तो हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, रेल, जल मार्ग, इसके माध्यम से परिवहन व्यवस्था को अधिक उपयोगी और सुदृढ़ बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। बहुत ध्यान दे रही है राज्य सरकार ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसकी वजह यही है कि जितना बेहतर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना अच्छे कनेक्टिविटी होगी, उतना अच्छा आर्थिक विकास होगा, उतना अच्छा राजस्व का सृजन होगा, उतनी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनेगी, उतना अच्छा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, गरीबी हटेगी, सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? रोड रूट है ना, रोडवेज है ना। अब आप रोड रूट को बैकबोन भी कह सकते हैं पूरा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमनली यूज्ड, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो इस हिसाब से अगर हम देखें सड़क परिवहन जो है, ये मतलब अगर हम देखें तो भारतीय सड़कों का जाल विश्व का सबसे बड़ा सड़क जाल है ना। सबसे बड़ा हमारा जो रोड नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा है। मतलब आप ये लगा लो कि और जो रोड ट्रांसपोर्ट है, जो आपका ये वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पर्टिकुलर रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हर तरफ से चीजों को जोड़ता है। प्रदेश में अगर आप देखें तो राज्य में यात्री सड़क परिवहन सेवा शुरू हुई, मतलब जो रोडवेज थी वो स्टार्ट हुई 15 मई 1947। लखनऊ बाराबंकी मार्ग पे ये बस सेवा का संचालन शुरू हुआ था। अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक सार्वजनिक यात्री सड़क परिवहन क्षेत्र है, पब्लिक सर्विस सेक्टर है ये, जो प्रदेश राज्य में तथा उत्तर भारत के आसपास के राज्यों में सेवाओं का निर्वहन करता है। हम सब बैठे हैं यूपी रोडवेज में, जरूर कोई ना कोई हमेशा कहीं ना कहीं गए ही होगा हर कोई। तो मतलब अगर आप देखें तो रेलवे के बाद सड़क यातायात देश की यातायात प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। उत्तर प्रदेश आप जानते हैं 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। भाई जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो 8 स्टेट्स हैं और 1 यूटी है। इसका मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग, नेशनल हाईवेज प्लस स्टेट हाईवे से ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जुड़ा हुआ है। जब 8 स्टेट्स कनेक्टेड हैं, आसपास की नेबरिंग स्टेट्स इतनी हैं, तो इसी वजह से सड़क मार्ग से यहाँ की यात्रा करना सुगम हो जाता है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे हैं, वर्ल्ड विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप जानते हैं, आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग किया जा सकता है। अब अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहले तो कि रोड ट्रांसपोर्ट, अगर आप इंट्रोडक्शन इसका बढ़िया सा लिख के आते हैं तो आपको नंबर ज्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। भाई सड़क परिवहन से आशय क्या है? सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या मतलब है सड़क परिवहन का, इससे आशय है वस्तु या मनुष्य को भूमि या सड़क मार्ग द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाना। सड़क भूमि पर एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ती हैं। गांव हो, कस्बा हो, शहर गांव हो, कस्बे शहर सड़कें हमें हमारे चारों ओर हैं, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं सारी सड़कें एक जैसी नहीं होती, तो सड़क परिवहन में विभिन्न साधन चलते हैं और इस हिसाब से ये पूरा चला है, ठीक है जी। तो सड़क परिवहन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। अब मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है और आपका राज्य राजमार्ग क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो जो प्रदेश की सड़कें हैं ये आपकी उपयोगिता यूटिलिटी प्लस कैपेसिटी,
इसके आधार पे इनको देखोगे तो 4 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है, 4 वर्गों में ये विभाजित है। अब ये 4 वर्ग क्या क्या हैं आपके? राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राज्य मार्ग, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवेज और जिला मार्ग, जिनको आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रूट्स। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? जो हाईवे या सड़क एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ेगी, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ेगी, वो कहलाएगी राष्ट्रीय हाईवे या फिर नेशनल हाईवे। आप ज्यादातर देखोगे जो इनके माइलस्टोन होंगे उन पे पीले रंग की पट्टी लगी होगी, ये बहुत बड़ा फर्क है, येलो कलर। ठीक है जी। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क भारत के हर प्रमुख शहरों को जोड़ती हैं। अब इसमें चाहे बंदरगाह हो, चाहे राज्य हो या फिर राजधानी हो, याद रखिएगा मेरी बात है। ठीक है। तो ये है आपका नेशनल हाईवे। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, या तो 2 लेन होंगी या 4 या उससे अधिक लेन भी होंगी, जो ज्यादातर तारकोल, कोयला, कुछ सीमेंट, कंक्रीट की इससे बनाई जाएंगी। इनको मेंटेन कौन करेगा और बनाएगा कौन? केंद्र सरकार। ठीक है। अच्छा, कितनी है नेशनल हाईवेज की संख्या कितनी है? हाईवे क्या होता है? सिर्फ मैं पूछूं आपसे, हाईवे व्हाट इज अ हाईवे? तो ये लंबी दूरी की सड़कें हैं बस, जो 2 राष्ट्रीय और राज्य के प्राधिकरण में बटी हैं। कई बार हाईवे शहरों के बीच से हैं या बगल से बाईपास की तरह गुजरती हैं, और हाईवे की पहुंच अब गांव तक भी है। ठीक है। अब आता है आपका स्टेट हाईवे। चलिए स्टेट हाईवे पे बताऊंगी। अभी आपको समझ में आ गया ना नेशनल हाईवे क्या है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपका, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, अब ये वाला फिगर आपको याद होना चाहिए, 12294 किलोमीटर। आगामी 4 वर्षों में प्रदेश में आप देखो 4595 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इनको कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के संबंध में प्रदेश का स्थान समूचे भारत में प्रथम है, सबसे इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 NH2, जो प्रदेश से गुजरते हुए दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, मतलब जो लॉन्गेस्ट है वो प्रदेश से ही गुजर रहा है। और प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 752 किलोमीटर। 2009 में घोषित दिल्ली मुंबई औद्योगिक विकास गलियारा, आपका जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये 6 भारतीय राज्यों से होकर गुजरेगा। अभी फिगर आएगी इसकी। इसमें से जो ये पूरा का पूरी इसकी लेंथ है, इसमें से 7%, 7.02 ये प्रदेश से होकर गुजरेगा हमारा। तो अब इसका मतलब और अच्छी कनेक्टिविटी होगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और ज्यादा। तो ये दोनों में जो इंटरकनेक्शन है उसको समझते हुए चलना है आपको। ठीक है। फिर है ये आपका देखो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये दे रखा है ना डायग्राम, ये आपका जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एरिया उसका कनेक्ट, ये वाला पार्ट है ना, इसका प्रदेश से जुड़ के गुजर रहा है। अच्छा, स्टेट हाईवे और राष्ट्रीय हाईवे में मेन फर्क क्या है? स्टेट हाईवे क्या है? स्टेट हाईवे ये सड़क है जो राज्य के एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ती है। अंतर मेन वही है, उसका येलो था माइलस्टोन, इसके माइलस्टोन पे कौन सा रंग होगा? ज्यादातर इसके माइलस्टोन पे होगा आपका ग्रीन कलर, हरा रंग। ये ज्यादातर आपको 2 लेन वाले होंगे और प्रदेश सरकारें जो है समय समय पे इन्हें बनवाती रहेंगी। ठीक है। तो ये है आपका स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे में मेन फर्क यही है। अब आता है आपका एक्सप्रेसवे क्या होता है भाई? ये है वर्ल्ड क्लास, जिसे कहते हैं हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड, सबसे उच्च स्तरीय सड़कें। ये वो सड़क हैं जो या तो 6 लेन्स हैं या फिर 8 लेन, हाई स्पीड हाई क्लास के लिए बनाई जाती हैं। एक्सप्रेसवे में सारी आधुनिक सुविधाएं आपको मिलेंगी, जैसे एक्सप्रेसवे रैंप होगा, ग्रेड सेपरेशन होगा, लेन डिवाइडर होगा, एलिवेटेड सेक्शन भी होगा। ये सारे इंग्लिश में भी आप ऐसे ही लिखोगे, हिंदी में सॉरी। जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी और इनमें प्रवेश और निकास छोटी सड़कों से ही नियंत्रित किया जाएगा। ज्यादातर इनकी जो सड़कें हैं वो सीधी सपाट होंगी। एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के रास्ते सीमित होंगे, यानी कुछ निर्धारित जगहों से ही आप एक्सप्रेसवे पे पहुंचेंगे। इससे कोई दूसरी सड़क ना तो जुड़ती है और ना ही होके गुजरती है। हमेशा ये बात याद रखिएगा एक्सप्रेसवे में और इन सब में ये फर्क है। ठीक है। एलिवेटेड रोड,
एलिवेटेड रोड सुना होगा आपने, तो एलिवेटेड रोड भी सुन लो क्या होता है, यहीं के यहीं। एलिवेटेड रोड कौन सी होती है, ये उन जगहों पे होती है जहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। एलिवेटेड रोड मतलब तकनीकी रूप से पुल के टाइप का है ये। इसका निर्माण वहां पे होगा जहां मतलब वहां प्राथमिकता दी जाएगी जहां आबादी घनी है, जमीन का अधिग्रहण मुश्किल है, ठीक है, और आसपास के इलाकों को इससे आपका जोड़ दिया जाएगा एलिवेटेड रोड से, ठीक है। तो ये है आपका एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड, सब ने आपको मैंने फर्क बता दिया। ये फर्क पता होगा बेसिक तो आप आराम से कर लेंगे। तो उत्तर प्रदेश आप सोचिए 13 एक्सप्रेसवे होंगे यहाँ पे, पहला देश बनेगा, पहला मतलब एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इनमें से 3200 किलोमीटर में फैले 13 एक्सप्रेसवे में से 6 तो ऑपरेशनल है, चालू हैं ऑलरेडी, और 7 जो हैं वो आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन। प्रदेश में वर्तमान समय में यमुना आपका एक आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे देखिए 165 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये आपका 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का संचालन ऑलरेडी पूरा है। कुल लंबाई ये याद रखनी है, बहुत बार आ चुकी है। और उत्तर प्रदेश में देश में एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा नेटवर्क है, सबसे इंपॉर्टेंट। सारे पॉइंट्स लिख के आने हैं, लिखते रहो इनको हाथ के हाथ, ठीक है। ये रहा, चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो। ये हमारा प्यारा भारत, इसमें से हमारा प्यारा प्रदेश ये बड़ा होके यहाँ पे आ गया। मेरठ वाला ये रहा देखो, ये यमुना ईवे, ये आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो थोड़ा सा डायग्राम बना के आ जाना, क्या दिक्कत है। डायग्राम कब से चिल्ला रही हूँ मैं, पता नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे। राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवेज बता दिए मैंने आपको क्या होते हैं। प्रत्येक प्रांत में जो अपने राजमार्ग हैं वो हैं आपके राज्य राजमार्ग। इनका निर्माण, इनका कंस्ट्रक्शन, इनका रखरखाव, इनका मेंटेनेंस, इसका जिम्मेदारी किसकी होगी, जो कंसर्न्ड प्रांतीय सरकार है, ठीक है। राज्य राजमार्ग अपने प्रांत के सभी जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ेगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और जो स्टेट कैपिटल है उससे जोड़ेंगे ये स्टेट हाईवेज, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अनुसार प्रदेश में प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, 720। ये कुछ लंबाई जो है ये 3-4 याद रख लेना, थोड़ा सही है, ठीक है जी। फिर आपका जिला मार्ग है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये आपकी मेनली वो हैं जो जिलों के विभिन्न प्रशासनिक केंद्र, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जितनी हैं, मार्केट, हॉस्पिटल रोड्स, ऐसे समझते हो ना आप, ये उनको जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्ग हैं जिन्हें आप जिला मार्ग कहते हैं। इनका व्यवस्था, इनकी सुरक्षा, इन सब का जो पूरा दायित्व है ये रहता है सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और आपका एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद। लोक निर्माण विभाग प्रदेश के अनुसार राज्य के जिला मार्गों की वर्तमान कुल लंबाई ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, सड़कें 55,062 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखना जितनी बताई गई हैं। फिर है आपका रेल मार्ग, आप जानते ही हैं ये तो लाइफ लाइन है इंडियन इकोनॉमी की, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहते हैं इसको, जीवन रेखा भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो प्रदेश में लगभग 8949 किलोमीटर रेल मार्ग, बहुत अच्छा खासा है। अगर आप देखो कुल रेल पथ प्रदेश का, वो देश के रेलवे नेटवर्क का 14%। और उत्तर प्रदेश रेल मार्ग द्वारा देश के विभिन्न राज्यों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राज्य की राजधानी लखनऊ, उत्तर रेलवे आप जानते हैं मुख्यालय नई दिल्ली जिसका, और उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र जो है मुख्यालय का इसका गोरखपुर, दोनों में एक प्रमुख मंडल है। 2 शहर प्रयागराज और गोरखपुर क्रमशः उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर पूर्वी जो रेलवे है उसके जोनल हेडक्वार्टर भी, उसके जोनल मुख्यालय के रूप में कार्य करते हैं। और राज्य के लगभग सभी जिले रेल नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन सैकड़ों ट्रेनें पूरे राज्य में चलती हैं, जिससे ये यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा, आप जानते हैं, बेस्ट, कंफर्टेबल और सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तरीकों में से एक है ये। अब मेट्रो रेल आप जानते हैं, तो मेट्रो का कंसेप्ट क्या था बेसिकली, मेट्रो क्यों आसमान में चलती है ऐसे मानेंगे ना, क्योंकि सड़क का लोड कम करने के लिए, भीड़ भड़ाका जितना हो रहा आजकल उतना कम करने के लिए। अब दिल्ली में देखो, आप गाड़ी से भी जा रहे हो, बाइक में, स्कूटर, अगर आप रोड यूज कर रहे हो, ऊपर आपकी मेट्रो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तो भी कितना जाम में फंसे हुए लोग,
7 सीटर गाड़ी है, एक बंदा चला रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना भी तो कुछ लोगों की शान के खिलाफ है आजकल। स्टेटस सिंबल है गाड़ी आजकल, है होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप 4-5 जने चल रहे हो गाड़ी में तो ठीक है। अब एक जना सिर्फ एक गाड़ी लेके निकला हुआ है, वो चीज मेरे हिसाब से ऐसी भीड़ वाली जगहों के ऊपर से आप खुद फंसे हुए हो जहाँ। तो प्रदेश में शहरी भीड़ को, जो अर्बन कंजेशन है, उसको प्रबंधित करने एवं यातायात को सुगम बनाने के लिए, टू ईज ट्रैफिक और अर्बन कंजेशन को कम करने के लिए मेट्रो परियोजनाएं जो है उनका तेजी से विकास किया जा रहा है। वर्तमान समय में प्रदेश के 3 शहर हैं, कौन कौन से? लखनऊ, नोएडा, कानपुर, जहां पे मेट्रो सेवा उपलब्ध है। और अब आप जानते हैं आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज मेट्रो भी निर्माणाधीन है। और प्रदेश की पहली जो रैपिड रेल सेवा है वो दिल्ली से मेरठ के मध्य निर्माणाधीन है, बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। अब यहाँ मेनली मेरठ में क्या है, मेरठ के बहुत लोग ऐसे हैं जो दिल्ली जाते हैं, रोज अप डाउन करते हैं, ऑफिस वर्क है उनका, काम वहीं पे है, तो ट्रेन चलती हैं लेकिन इतनी नहीं चलती हैं, ऊपर से रात को बहुत लेट हो जाती हैं ट्रेन। बेसिकली तो एक ही ट्रेन है जो सुबह जाती है यहाँ से 7 बजे और रात को आती है। लेकिन अब क्या होगा, अब जब मेट्रो बन जाएगी तो इससे ये वाला सफर बहुत आसान हो जाएगा गाजियाबाद वाले लोगों को। मतलब मेरठ ही सबसे दूर हो गया इनमें से, तो मेरठ वालों के लिए बहुत आसान हो जाएगा दिल्ली तक जाना। ठीक है, फिर आता है उत्तर प्रदेश में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। फ्राइट कॉरिडोर कौन से होते हैं? फ्राइट कॉरिडोर का काम क्या है? गुड्स और कमोडिटीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है भाई, जो माल ढुलाई गलियारा कहते हैं ना इसको, फ्राइट कॉरिडोर क्या होता है? माल ढुलाई गलियारा। तो ये है, मतलब माल जहाज, विमान, ट्रेन, ट्रक द्वारा ले जाया गया माल है बेसिकली। और ये कॉरिडोर से फायदा क्या होता है भाई? मुख्य रेलवे लाइन से ट्रैफिक कम हो जाता है। ठीक है, तो यात्री ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी। भाई अलग से आप पर्टिकुलर ट्रेन चल रही हैं सिर्फ और सिर्फ माल ढोने के लिए, तो उससे क्या होगा? उससे दोनों में फर्क आएगा, टाइम से पहुंचेगा, सब कुछ होएगा। और फ्राइट कॉरिडोर की जो रेलवे लाइन है उसकी स्पीड को बढ़ा के, मतलब उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो माल ढुलाई परिवहन में इजाफा होगा और मालगाड़ियां बिना किसी समस्या के कॉरिडोर पे दौड़ती रहेंगी। तो ये कॉरिडोर इसलिए बन रहे हैं, व्यापार के लिए बहुत लाभकारी है, माल तेज गति से आता जाता रहेगा, सुगमता बढ़ेगी व्यापार की, है ना, नए रोजगार का भी सृजन होगा, आप जानते हैं। ये बहुत जरूरी, सबसे अच्छा काम यही है जो हो रहा है। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आपका WDFC, और उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक विकसित किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से उत्तर प्रदेश के दादरी तक रेलवे लाइन प्रमुख बंदरगाहों से होकर गुजरेगी, और इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लाइनें बिछाई गई हैं। और एक आपका था ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर EDFC, ये आपका पंजाब में साहनेवाल है, लुधियाना से शुरू होगा और पश्चिम बंगाल तक जाएगा। ठीक है, इसका अंतिम स्टेशन होगा दनकुनी, और इसमें इस कॉरिडोर में आपको कोयला खदानें, थर्मल पावर प्लांट, औद्योगिक शहर, ये सब मौजूद हैं। पंजाब, हरियाणा, हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक इसकी रेलवे लाइन बिछाई गई हैं। ये जो है ये वहां का मतलब काफी, जो कानपुर लाइन है ना, दिल्ली कानपुर लाइन, उसके ट्रैफिक को ये काफी कम करेगा। ये लिखा है, ये रेल परियोजना पंजाब के लुधियाना और पश्चिम बंगाल के दनकुनी, लास्ट दनकुनी होगा, उसके बीच होगी। और देश भर में चलाए गए कई फ्राइट कॉरिडोर में से एक है ये। रेलवे लाइन के लिए ब्रॉड गेज का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। कितने टाइप के होते हैं गेज, बताओ जरा मुझे, टाइप्स बताओ कितने प्रकार के हैं, कमेंट करके। ईस्टर्न DFC गेज समझते हो ना, 2 रेलवे लाइन है, उनके बीच का अंदर का इनर डिस्टेंस वो होता है। और जगह की कमी के कारण पंजाब में लुधियाना से उत्तर प्रदेश में खुर्जा बुलंदशहर तक खंड सिंगल लाइन विद्युतीकृत होगा, सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है वो होगा, और 1839 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये टाइप्स मुझे जरूर कमेंट करके बताओ। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर डायग्राम आपके सामने है, यूज कर सकते हैं आप कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा लुधियाना, ये रहा दनकुनी, है ना, ये रहा दादरी, ये रहा आपका JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। फिर आपका आता है एयरवे, हवाई वे,
उत्तर प्रदेश पहुंचने का सबसे तेज तरीका क्या है? हवाई मार्ग। प्रदेश में भी आप जानते हैं 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लखनऊ, कुशीनगर, वाराणसी। ये ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, संचालित हैं। और 2 आपके अयोध्या और जेवर वाले जो है उनका निर्माण ऑलरेडी चल रहा है। तो आने वाले समय में कितने हो जाएंगे? 5 और 16 डोमेस्टिक हो जाएंगे। अकेला राज्य बन जाएगा ऐसा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। तो राज्य में नागरिक उड्डयन निदेशालय, इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई इसकी स्थापना। हालांकि इस समय इसका कार्य राज्य के विमानों के उड़ान संचालित तक ही सीमित था। फिर 2001 में नागरिक उड्डयन विभाग का फिर से पुनर्गठन हुआ, जिसके अंतर्गत विभाग को अलग अलग इकाइयों में, यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो ये विमानन निदेशालय है, इसके कार्य क्या है भाई? जो एकदम से कहीं पे मोदी जी को ही जाना है, वीआईपीज को, डिग्निटरीज को कहीं पे जाना है, जो अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको हवाई परिवहन प्रदान करना, संकट के समय और कानून व्यवस्था के उद्देश्य के लिए हवाई संपर्क प्रदान करना, विमान रखरखाव इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली जो हवाई पट्टियां, एयर स्ट्रिप्स होती है ना, वो हवाई अड्डों, इनका विकास करना और अनुरक्षण करना, राज्य के स्वामित्व वाले विमानों और हेलीकॉप्टरों का रखरखाव करना, पीएसपी के माध्यम से उड़ान और विमान रखरखाव में प्रशिक्षण प्रदान करना, और नागरिक उड्डयन से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकार को सलाह देना। एडवाइजरी फंक्शंस भी हैं, मेंटेनेंस वाले भी हैं, ट्रेनिंग वाले भी हैं, कई तरीके के इसके फंक्शंस हैं। फिर आपका आता है अंतर्देशीय जल परिवहन, आपका इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में उभर के सामने आ रहा है। भाई इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अंतर्देशीय जल परिवहन क्या है? इसका तात्पर्य नदियों, नहरों, झीलों और जल के अन्य नौगम्य निकाय जो हैं, जो नेविगेबल वाटर बॉडीज हैं, उनमें जलमार्गों के माध्यम से लोगों को, वस्तुओं को तथा सामग्रियों को इधर से उधर करना, जो देश की सीमाओं के भीतर स्थित है। इंटरनेशनल वाटर्स की बात नहीं हो रही है। अब पहला अंतर्देशीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश में ही है, नेशनल वाटरवे 1 जो है। कितने वाटरवेज हैं टोटल? जरा कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट, कितने वाटरवेज हैं। और आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है, नेशनल वाटरवे 1, निर्यात केंद्रों को वाराणसी तथा प्रयागराज के द्वारा हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है। और इसका जो नेशनल वाटरवे 1 है, इसका 26% अपवाह क्षेत्र जो है, वो ड्रेनेज एरिया, वो यूपी में। वर्ष 2023 तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के द्वारा 27 मिलियन टन भार परिवहित किया जाना अपेक्षित है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और आप जानते हैं जो ये MMT मल्टी मोडल टर्मिनल का उद्घाटन हो रहा है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर, वाराणसी में भारत का पहला, इसका 2018 में उद्घाटन हुआ था। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अन्य टर्मिनल वाराणसी MMT, 80 घाट वाराणसी, राजघाट वाराणसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हो। वाटरवेज मुझे कमेंट करके बताना। तो प्रदेश में कुल 425 किलोमीटर नौगम्य मार्ग है। आगामी 10 राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाता है। PDF जो लोग चाहते हैं वो नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा अच्छे से लिख के देखिए चीजें, आंसर खुद बना के देखिए, ठीक है जी। बाकी आराम से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।